हेलो बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 फार्मूला बेस्ड थ्योरी है। इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, द सोप बबल एक्सपेंड्स करता है तो आपको प्रेशर बताना है इनसाइड। तो प्रेशर ऑफ बबल, बबल का जो प्रेशर है आप पढ़े होंगे, ऐसे लिखते थे डेल्टा पी इज इक्वल टू 4s डिवाइडेड बटे आर। यहाँ पर एस क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है बच्चों? सरफेस टेंशन। आर है रेडियस, आर है रेडियस। इसको लिखते थे डेल्टा पी को क्या लिखते थे याद है? पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फियरिक या आउटसाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे पी इनसाइड, इन लिख सकते हैं, माइनस पी एटमोस्फेरिक 4s बटे आर। तो यहाँ पर लिखेंगे पी इनसाइड इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक 4s बटे आर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा, तो पी जो होगा क्या होगा? घटेगा। पी क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो इसमें ऑप्शन डिक्रीज है, तो 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस उसका आर है, इज इमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइजेज अप टू हाइट एच, फुल स्टॉप। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम. Another capillary tube of radius 2r emerge in the water. Then the mass of the water level, the mass of the water that will rise in the tube is. ठीक है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि R1 जो दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, और R2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2r दिया हुआ है, और H जो दिया हुआ है वो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है, हाइट। M1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 ग्राम लिखा हुआ है। आपको M2 इज इक्वल टू ऐसे दिया गया है। तो H में, R में, सरफेस टेंशन में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, इस तरह का एक फार्मूला होता है आपका, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है और कंटेनर में आप रखे हुए हैं लिक्विड, लिक्विड रखे हैं ऐसे, बिल्कुल इस तरह से होगा, इस तरह से ऐसे। और इस पे कोई अगर ड्रॉप को ऐसे रखते हैं, इस तरह से किसी बबल को रखते हैं, तो देखेंगे कि नेक्स्ट जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसका क्या होगा? नीचे में क्या लग जाएगा? mg। और इस तरह से डॉटेड लाइन को स्कैन कर देते हैं, तो इस तरह से जो मिलेगा वो बनेगा आपको सरफेस टेंशन। मतलब इधर फोर्स लग जाएगा, इधर भी क्या लग जाएगा? इस तरह से फोर्स लग जाएगा, एफ लगेगा। क्लियर? ऐसे फोर्स लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम थीटा मान लें, यहाँ पर भी क्या मान लें? थीटा मान लें हॉरिजॉन्टल से, तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा? 2f साइन थीटा हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में है तो 2f साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? mg हो गया। 2f है ना, मतलब कि f नेट बराबर mg हो गया, 2f बराबर mg हो गया। अब f को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? सरफेस टेंशन के केस में कन्वर्ट करना है। तो इसको सरफेस टेंशन के केस में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स, सरफेस जो टेंशन होता है S इज इक्वल टू एफ बटे क्या होता है? एल होता है, इस तरह से होता है। तो एफ बराबर आप क्या लिखेंगे? एस इंटू एल लिख देंगे। एफ इक्वल टू एस इंटू एल लिखेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे एस इंटू एल, एस इंटू एल, एल मतलब लेंथ है, इंटू 2 टाइम्स, और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब एल को क्या लिखेंगे? एल को लिख देंगे 2/r, पूरा इसका सरकमफ्रेंस, इसका रेडियस होगा, रेडियस का सरकमफ्रेंस।
तो 2 इंटू एस सरफेस टेंशन, फिर लिखेंगे 2 पाई आर और इंटू लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू जी। तो अगर रेडियस के हिसाब से अगर देखा जाए, रेडियस के हिसाब से तो क्या मिलेगा आपको, जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, एम मिलेगा। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। हमको कैलकुलेट करना है M2, तो M2 होकर के 2R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू क्या हो गया M1, तो ये हो गया M2 इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई R इंटू कितना मास है 5 ग्राम, 5 ग्राम है। तो M2 इज इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 10 ग्राम, और यही आंसर होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 10 ग्राम आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है 13, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसकी फार्मूला आप जानते हैं, a soap bubble having radius 1 mm is blown from the detergent solution having the surface tension 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter, full stop. The pressure inside the bubble is equal at the point Z0 below the free surface of water in a container, taking G is equal to 10 meter per second square. Density of वाटर आपको दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Z0। तो सबसे पहली बात ये होगा कि इस तरह से बहुत सारे सोप बबल्स है ऐसे ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पर एक सोप बबल है, उसकी अपनी रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 4S डिवाइडेड बटे R, इसका रेडियस। मतलब कि यहाँ पर जो हो गया P इन साइड जो होगा वो P एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू 4S बटे R होगा। तो यानी P जो इन होगा बबल के अंदर वो PA डिवाइडेड बटे 4S बटे R हो गया। एक इक्वेशन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से जो ये Z0 हाइट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर मिल रहा है, जो भी प्रेशर यहाँ पर, वो प्रेशर इस प्रेशर के बराबर है। तो कैसे मिलेगा यहाँ पर P एटमोस्फेरिक प्लस रो जी और Z0, रो जी और Z0। तो ये हो गया वाटर की जो लेवल डाउन में, यहाँ पर P एटमोस्फेरिक प्रेशर है। सवाल आप समझ लीजिए, सवाल क्या है, डिटर्जेंट बबल है, मैंने डिटर्जेंट का बबल है, तो ये बबल ही है, इसके अंदर एयर है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर है यहाँ पर ये है। अब कह रहा है कि ये Z0 नीचे है, जो ये ड्रॉप बबल है वो Z0 क्या है, नीचे है। तो Z0 नीचे है तो वाटर में जितना प्रेशर होता है डेप्थ में, उसी प्रेशर के बराबर ये वाला प्रेशर है। तो क्या लिखना होगा, इसको हमको लिखते हैं B इज इक्वल टू PA प्लस रो जी और Z0, इसको हम B मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो P है वो P इन साइड प्रेशर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, PA प्लस रो जी और Z0 इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक प्लस 4S डिवाइडेड बाई कितना R, ये हो गया आपका। रो जी और Z0 इज इक्वल टू 4S डिवाइडेड बाई R। तो आपको मिलेगा यहाँ पर, मिलेगा Z0 इज इक्वल टू 4S डिवाइडेड बटे R इंटू रो और G। यहाँ पर हो गया Z0, यहाँ पर क्या हो गया 4 और S क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन। S जो है सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है। रेडियस तो दिया हुआ 1 mm, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो गया, और डेंसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 टू द पावर 3 इंटू जी का वैल्यू हो गया आपको 10। सही है, तो आप इसको सोल्व करें तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 25 और 10, अब पहले से 10 तो 100 हो गया और 10 टू द पावर -2 हो गया। तो ये हो गया आपको 4, यहाँ से कट गया ये 4, तो ये मिल गया कितना 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, यानी Z0 का जो वैल्यूज होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन में आपको 1 सेंटीमीटर है और वही होगा आंसर। कोई डाउट नहीं? ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन जो अभी 13 नंबर जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 A rectangular film of liquid is extended from the side जो दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड कर दिया गया है टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, इस तरह से एक्सटेंड किया हुआ है ना, फुल स्टॉप। इफ द वर्क डन इज दिया हुआ है, मैंने W इजिकल टू जो दिया हुआ है वो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, आपको सरफेस टेंशन का तो देखिएगा वर्क डन इजिकल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए इंटू सरफेस टेंशन, ये होता है वर्क डन ड्यू टू फिल्म, वर्क डन ड्यू टू फिल्म। फिल्म का मतलब एकदम पतला लेयर उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको डेल्टा ए पहले निकाल लीजिए। तो डेल्टा ए में क्या लिखिएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिखिएगा, ठीक है। तो ए फाइनल कितना होगा एरिया, ये फाइनल एरिया है, तो 4 इंटू 5 20 हुआ, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 10 टू द पावर 4 मीटर का स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, इसमें हो गया कितना 8 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कितना हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपको डेल्टा ए, ये होगा डेल्टा ए। ओके, और सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का वैल्यू इसमें दिया होगा, और सरफेस टेंशन का जो वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा वो सरफेस टेंशन आपको निकालना है, वर्क डन दिया हुआ है, तो हो गया आंसर। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डेल्टा ए। तो ये हो गया सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू डेल्टा एल, तो डेल्टा ए का मतलब हुआ 12 इंटू 10 टू द पावर -4, ये बार कैंसिल हो गया। ओके, और ई हो गया आपको 4, तो ये हो गया 1/8, इसको लिखेंगे तो 0 पॉइंट लिखेंगे, है ना। और फिर क्या हो गया, ये 10 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर 20 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 0.125 न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया आंसर। आया समझ में? बोलिए, सही है ना भाई, कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 14 हो गया। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है वो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। आपको फार्मूला अगर मालूम है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डाउट होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 3 liquids of density ρ1, ρ2 and ρ3 with ρ1, ρ2, ρ3 इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ है, having the same value of surface tension T, rises the same height in 3 identical capillarity, the angle of contact θ1, θ2, θ2 OB किसको मानता है? देखिए, सबसे पहली बात कि 3 लिक्विड्स है, उसकी डेंसिटी आपको दिया हुआ है इस तरह से। ओके, दूसरी बात ये है कि ρ1 जो है ρ2 से बड़ा है, ये है ρ3, इस तरह से ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ2,
हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस टेंशन, मतलब कि T1, T2 और T3 बराबर T है, ये सेम है। दूसरा बात कि H1, H2 और H3 ये भी क्या है, सेम है। तो आपको करस्पॉन्डिंग जो थीटा है, करस्पॉन्डिंग जो थीटा है वो θ1 है, θ2 है और थीटा क्या है, 3 है। ओके, इस तरह से दिया होता है। आपको रिलेशन चाहिए, θ1, θ2 और θ3 में आपको रिलेशन दे रखा है और उसी रिलेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सवाल काफ़ी आसान है, सवाल को आप समझ लीजिए। सवाल है कि आपको 3 लिक्विड्स दिया हुआ है और अलग अलग कैपिलरी ट्यूब में उसको भरा हुआ है, ठीक है। तो पल अलग अलग इसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का ऑर्डर आपके पास ये दिया हुआ है। प्रत्येक लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो सेम है और जो कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट राइज किया है वो भी क्या है, सेम है। θ1 और θ2 और θ3 में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए कि आपको जो थीटा का जो रिलेशन होता है वो कौन सा क्वेश्चन में होता है, कौन सा क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन को बताई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको मालूम है कि एक फार्मूला लिखते हैं, वी नो दैट H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बटे रो r और g, ऐसे लिखते हैं, रो r और g। तो सवाल में है कि आपको रेडियस वगैरह जो है, h जो है, t ये सब सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा डिवाइडेड बटे रो, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि नाउ H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा 1 डिवाइडेड बटे रो 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 डिवाइडेड बटे रो 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 डिवाइडेड बटे रो 3। अब इसमें दूसरी बात ये है कि जो रो 1 है, रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन क्या है, रो 3, इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ है। हाइट जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या है, हाइट इक्वल है और रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप सपोज दैट कि हम इसकी बात करें अगर यहाँ पर कि लिखे हुए हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा डिवाइडेड बटे रो है, तो cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो कर सकते हैं क्योंकि h भी कांस्टेंट है। तो आप कहने मतलब कि रो 1 अगर बड़ा होगा रो 2 से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही थीटा कर दे सकते हैं कि थीटा जो है थीटा 1 ग्रेटर होगा थीटा 2 से, ग्रेटर होगा थीटा 3 से, इस तरह से वैल्यू जाएगी, आएगी ना। सेम डेंसिटी के हिसाब से अगर आप सोल्व करेंगे कि डेंसिटी का अपना ऑर्डर दिया हुआ है, तो cos थीटा 1 जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये लिखे हैं ना रो 1, तो ऐसा ही लिखिए cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन cos थीटा 3। अब दोनों साइड से cos को हटा दीजिए, मतलब कि cos को आप हटा सकते हैं इसमें। तो जो cos जब हटाइएगा तो इन्वर्स करना पड़ेगा आपको, cos थीटा जिसका थीटा का वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटा होता है, cos थीटा अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पता है कि नहीं। थीटा 1 अगर क्या करें बच्चों, 0 कर दें तो cos थीटा 1 का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, नहीं समझे, बात नहीं समझे आप, ये हो गया। मतलब कि जिसका थीटा बड़ा होगा, जिसका थीटा बड़ा होगा उसमें cos क्या होगा, छोटा होगा, आए समझ में। तो 0 डिग्री का वैल्यू सबसे, माने कि यहाँ पर थीटा 1 अगर हम 0 डिग्री करते हैं तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे हो जाएगा, तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3 ऐसे हो जाएगा। क्योंकि जो वैल्यू थीटा का अगर वैल्यू बड़ा है तो जब cos का कंडीशन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, cos का जब कंडीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो θ1 है, θ1 मैंने ऐसे हो जाएगा, यानी कि θ1 तो बहुत छोटा होगा, तो 0 से तो बड़ा ही ना होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा θ2, और उसके बाद θ3। और थ्योरी में पढ़े हैं कि थीटा कभी 90 नहीं हो सकता है ना, तो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, माने π/2 से छोटा होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। π/2 कहिए चाहे 90 डिग्री कहिए, है ना, चाहे 90 डिग्री कहिए, तो ये रेंज हो गया। या मान लीजिए कि इसको आप भूल जाइए, तो θ1 लेस देन θ2 इस तरह से ऑर्डर में है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में बी में देखिए, बी में आपको दिया हुआ θ1 जो है छोटा होगा θ2 से, θ3 से और π/2 से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे कर देते हैं, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। करे कि वाटर राइजेज टू हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब एबव द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर से चला जाता है ना, एबव द सरफेस ऑफ द वाटर इज मेड लेस देन h, देन तो इसमें क्या होगा कि वाटर राइज अप टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टे देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। मतलब कि इसमें जो होगा वो ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा आप, डी ऑप्शन होगा। आप थ्योरी थोड़ा भी पढ़े होंगे ना, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है उसमें। आप रीड करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत छोटा है। तो थ्योरी में आप हर जगह उसका डायग्राम में, जो कैपिलरी ट्यूब है उसके डायग्राम आप पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर ये इसकी चर्चा होती होगी। तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 17, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल r collapse to form a single drop of radius capital R and volume capital V. Full stop. If the T is the surface tension of the liquid, तो एनर्जी पूछा है, कह रहा है ना कि ये बहुत छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स हैं इस तरह से, और ये ड्रॉप मिल के क्या करने, एक बड़ा ड्रॉप्स बना दिया। तो इन जो छोटे छोटे हैं उनके रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और कितने संख्या में है, n में है। अब बड़ा वाला का रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और बड़ा वाला का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप्स, काफ़ी आसान है। बिगर ड्रॉप्स का वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कितना लिखेंगे बच्चों, 4/3 अब πr3। तो इनिशियल वाला का क्या लिखेंगे, ये हो गया बिगर, ये हो गया स्मॉलर। स्मॉलर का क्या लिखेंगे, 4/3 अब πr3 कितने संख्या में है, n संख्या में, ठीक है ना। अब इन दोनों को वॉल्यूम को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, v बिगर और v स्मॉलर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4/3 मिलेगा, πr3 मिलेगा बच्चों, इजिकल टू n इंटू 4/3 अब πr3 ये मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा, r3 इजिकल टू स्मॉल n r3। आपको निकालना है एनर्जी, क्या निकालना है भाई, एनर्जी। तो आप जानते हैं एनर्जी कैसे आप लोग निकालते हैं, इसमें वर्क डन निकाल देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी निकालते हैं। तो आप इसको स्मॉल n बराबर क्या लिख सकते हैं, r3 डिवाइडेड बाय कैपिटल R3। तो हमको चेंज इन एरिया चाहिए, आपको पता ही है हमको चाहिए क्या, चेंज इन एरिया। तो जो बड़ा वाला जो ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप, उसकी वॉल्यूम आपको v के रूप में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 4/3 अब πr3। तो हम a स्मॉलर का निकाल रहे हैं, a स्मॉलर। तो ये कितने टुकड़े में है, n टुकड़े में है, तो इसको n हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया 4π और क्या लिख दिया r² लिख दिया, 4π और r² लिख दिया। फिर n बराबर क्या लिख दिया हमने, n बराबर r³ डिवाइड बटे उल्टा लिखा गया ना, ये यहाँ पर है r³ डिवाइड बटे स्मॉल r3, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल R³ स्मॉल r³ इंटू 4 अब πr²। तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये जो स्मॉलर है वो कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बटे आर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, अब इसी को हम क्या करते हैं कि इसको हम वॉल्यूम बना देते हैं, इसी को ए एस को वॉल्यूम के रूप में लिख देते हैं। तो 4 बटे क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब पाई हो गया, अब फिर आर क्यू हो गया, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर आर लिख देंगे। लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे। तो ई वाला वैल्यूज क्या है, ये ए एस जो आ गया, ए एस वो कितना आ गया, ये वाला वी आ गया, ये ना। तो 3v डिवाइडेड बटे स्मॉल आर। उसी तरह से फाइनल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, देखिएगा, सॉरी फाइनल एरिया। तो फाइनल एरिया बराबर क्या होगा, 4/3 अब पाई कैपिटल आर क्यू, और कैपिटल आर क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग v लिखेंगे। तो 4/3 है पाई आर क्यू, ये फाइनल में। तो फाइनल में ये हो गया आपका 4/3, सॉरी इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3/r, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे, ए फाइनल लिख देंगे, लिखेंगे ए फाइनल। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ए फाइनल मतलब कि 3v डिवाइडेड बटे कैपिटल आर लिख दिया। ओके, अब आपको कोई भी एनर्जी निकालना रहता है, देखिए डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया, तो एनर्जी क्या करेगी, वो रिलीज करेगी। क्या करेगी बच्चों, एनर्जी रिलीज करेगी। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालिए। नाउ डिक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब कि डेल्टा ए। तो डिक्रीज में मतलब कि स्टार्टिंग वाला, मतलब यहाँ पे स्मॉलर थे, यहाँ पर बिगर लिख सकते हैं, बिगर लिख दीजिए, बड़ा वाला है ना, यहाँ पर बिगर लिखिए, बड़ा वाला। तो डेल्टा ए बराबर क्या होगा, स्मॉलर माइनस ए बिगर। तो स्मॉलर कितना है भाई, स्मॉलर वाला और 3 कैपिटल भी स्मॉल आर माइनस 3v बटे कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या होगा 3v, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, ये हो जाएगा, ये डेल्टा ए कहलाता है। अब क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि डिक्रीज इन सरफेस एरिया होगा ना, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगी, एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज्ड बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन इनटू डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया। तो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, सरफेस टेंशन कितना है T, और ये हो गया डेल्टा V, और 1/r माइनस 1/R, और यही हो गया आंसर। काफ़ी अच्छा सवाल है, सवाल काफ़ी अच्छा है। देखिए स्मॉल एन ड्रॉप्स है, एन ड्रॉप्स है, उनके एक का रेडियस स्मॉल r है, और वो मर्ज करके बड़ा बना लेता है, तो उसका कैपिटल R रेडियस होता है, उसका वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम अब तो बिगर यही ना लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, जो v दिया हुआ है। स्मॉलर का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक का है तो n का कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ऐसे सवालों में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो v इक्वल टू vs वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये रिलेशन आ गया। तो n निकाल लिया मैंने, v बिगर का जो दिया हुआ है वो v दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इनिशियल स्मॉलर का एरिया निकाले, तो स्मॉल n 4 पाई आर स्क्वायर, तो n का वैल्यू यहाँ से ये वाला वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो एस बराबर 4 पाई आर क्यूब बटे आर। तो एस बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3/r। तो एस बराबर क्या होगा 3v बटे आर। ए बिगर में क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3/r। ओके, अब इसके बदले क्या लिखिएगा, v लिख दीजिएगा।
इसको सेटअप किया गया है, इसको भी लिख दीजिएगा। अब डिक्रीज इन सरफेस एरिया में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी रिलीज निकालना है तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। तो इसमें ऑप्शन में आपको बहुत सारे है लिखा हुआ है, एक ही जैसा बहुत सारे है। जैसे एनर्जी ए में लिखा हुआ है कि रिलीज्ड होगा, बी में लिखा हुआ कि एब्जॉर्ब होगा, और सी में लिखा हुआ है 3VT एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो सी में आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो तो क्या बताएं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिमाग लगाने का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18, द वेटिबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाई अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन प्राइमरली, माने कितना भीगेगा कोई कपड़ा या कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी वाटर या भीगेगा, है ना, तो वो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पर। बस हो गया, सरफेस टेंशन इसका ऑप्शन होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप थ्योरी में इसको जानते हैं, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो क्वेश्चन था वो अभी तक 18 ही क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सिर्फ 11 ही क्वेश्चन आज तक पूछा। एक चैप्टर, बड़ा सा चैप्टर से सिर्फ 11 क्वेश्चन पूछा, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इससे आपको सिर्फ अभी तक 18 क्वेश्चन पूछा। तो हम लोगों ने इसका डिस्कस किया, मतलब कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट क्वालिफाई करने के लिए, नीट में सिलेक्शन होने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे आपको पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है इसमें, और क्वेश्चन कम आते हैं। तो आज हम लोग 18 तक सोल्व कर दिए, मतलब ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। नेक्स्ट से हम लोग थर्मल फिजिक्स मतलब हीट की बात करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।